आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम ने PMO कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ भवन रखे जाने की तकरीब में नेम प्लेट की नुमाई की। नए PMO कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम ने खिदमत के जज्बे की अक्कासी करने वाले फैसलों से मुताल्लिक़ अहम फाइलों पर किए दस्तखत। ऐवान में बजट इजलास का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। इससे कबल अपोजिशन के हंगामे के सबब आज भी नहीं चल सकी लोकसभा की कार्रवाई। बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर उठाए सवाल। पार्टी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा, जमहूरी अमल की खिलाफ वर्जी करना है राहुल की आदत। BNP ने बांग्लादेश में 2/3 अक्सरियत से हासिल की फतेह। इत्तेहादी जमात को ही शिकस्त फाश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BNP सरबराह तारिक रहमान को दी मुबारकबाद। कहा, भारत एक जमहूरी तरक्की पसंद और शमूलियत पर मबनी बांग्लादेश की हिमायत में हमेशा साथ खड़ा रहेगा शाना बशाना। खेलों में ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने 23 रन से दी शिकस्त। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ भवन के कॉम्प्लेक्स की नेम प्लेट की नकाब कुशाई की। सेवा तीर्थ में वजीर आजम का दफ्तर, कौमी सलामती कौंसिल का सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट है जो पहले अलग अलग मकामात पर था। कई दहाइयों से मरकजी वजारतें और दफातर सेंट्रल विस्टा के इलाके में मुख्तलिफ इमारतों में बिखरी हुई थीं। इसी की वजह से काम करने में दुश्वारी, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात और काम के लिए साजगार माहौल की कमी जैसे मसाइल पैदा हो रहे थे। नए निज़ाम से इन मसाइल को हल किया जा सकेगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंतज़ामी कामों को जदीद, मौसर और शहरी फ्रेमवर्क में अंजाम दिया जाए। सेवा तीर्थ यानी वज़ीर आज़म के दफ्तर का नया पता, और इस दफ्तर से वज़ीर आज़म ने एक नई स्कीम की तजवीज़ पर दस्तखत किए हैं। ये स्कीम PM रिलीफ स्कीम है जो हादसे के मुतासरीन के लिए 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज को यकीनी बनाती है। ख़वातीन, नौजवानों और कमज़ोर तबकों के लिए दीगर अहम फैसले किए गए हैं। 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के हदफ के साथ लखपति दीदी के लिए हदफ को दुगना कर दिया गया है। ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दुगना करके 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के रोज़गार और उनके मुस्तकबिल के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बनाए गए सेवा तीर्थ से इन 4 बड़े फैसलों पर दस्तखत किए। सेवा तीर्थ का मतलब है जैसा नाम वैसा काम। सेवा तीर्थ यानी एक ऐसी जगह जो अवामी बहबूद और विकसित भारत के अहदाफ को यकीनी बनाकर लोगों की जिंदगियों को आसान बनाएगी। बजट सेशन का पहला मरहला खत्म हो गया है। अपोजिशन के हंगामे के सबब आज लोकसभा में वक्फे सवालात में खलल पड़ा। मुख्तसर वक्फे के बाद ऐवान को दोबारा 9 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बजट सेशन का दूसरा मरहला 9 मार्च से शुरू होगा। ऐवान में मौजूद स्पीकर संध्या राय ने ज़रूरी कागजात ऐवान की मेज़ पर रखे। इससे पहले अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई की और नारेबाजी की, जिससे वक्फे सवालात में खलल पड़ा। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, स्पीकर संध्या राय ने साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर भगवान दास राठौर के इंतकाल की खबर दी। अरकान ने मरहूम साबिक रुकन पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कुछ देर खामोशी इख्तियार की। जैसे ही प्रिजाइडिंग चेयरपर्सन ने वक्फा सवालात शुरू किया, अपोजिशन जमातों बेशुमार कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उज्ज्वल रमन सिंह ने अपना सवाल किया, जिसका जवाब वजीर सेहत JP नड्डा ने शोर शराबे के दरमियान दिया। स्पीकर संध्या राय ने मुश्तल अरकान से अपील की है कि वो अपनी नशिस्तों पर वापस आ जाए और कार्रवाई को आगे बढ़ने दे। जब हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के बाद इजलास दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कार्रवाई भी 9 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बजट इजलास के पहले मरहले के आखिरी दिन आज राज्यसभा में अरकान ने अपने दस्तावेजात पेश किए हैं।
चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने सदर जमहूरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 28 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर राज्यसभा के अरकान के शुक्रिया की तहरीकें मौसूल हुई हैं। ऐवान में वक्फा सिफर के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन की इजाज़त से अहम मसाइल उठाए। हुकूमत की जानिब से मुतालिका वज़रा ने अरकान के सवालात के जवाब दिए और ज़रूरी मालूमात ऐवान की मेज़ पर रख दी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में अपोजिशन के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी पर तुली हुई है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रही है। ज़ाब्ते के मुताबिक कागजी कार्रवाई के खारिज किए गए हिस्सों को कबूल करना ही पड़ता है। What the leader of the opposition is trying to suggest here is, on his own judgment, he thinks he's done nothing undignified. Whereas you've taken a call, as a chairman, and to re-question that and to suggest that it is to protect the Honorable Prime Minister, I think is not appropriate for the position of the leader of the opposition. I think the respect should be given to the chair. और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की जानिब गामजन है। ताज़ा तरीन अदाद शुमार से पता चलता है कि BNP 213 नशिस्तों पर आगे है। गैर सरकारी गिनती और पार्टी की तादाद की बुनियाद पर हरीफ जमात इस्लामी हिज़्ब इख्तलाफ की बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। बांग्लादेश में 2024 के एजिटेशन के बाद ये पहला कौमी इंतखाब है। तकरीबन 2 दहाइयों तक इक़्तिदार से बाहर रहने के बाद BNP ने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने का यकीन जाहिर किया है और इस नतीजे को अवाम की तरफ से ज़बरदस्त मैंडेट करार दिया है, जिसके बाद BNP के हामी खुशी का इजहार करते नजर आए। इंतखाबी नताइज के बाज़ाब्ता ऐलान का भी इंतज़ार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बांग्लादेश में ज़बरदस्त जीत पर मुबारकबाद दी है। अपने एक्स हैंडल पर BNP के रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद के पैगाम में उन्होंने लिखा, मैं तारिक रहमान को BNP की क़यादत करते हुए बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में फैसला कुन जीत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जीत बांग्लादेश के लोगों के आपकी क़यादत पर गहरे एतमाद की अक्कासी करती है। अपने कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और अपने मुश्तरका तरक्याती अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की इंतखाबी राब्ता कमेटी के सरबराह नजरुल इस्लाम खान ने वज़ीर आज़म मोदी की मुबारकबादी पैगाम के जवाब में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पड़ोसी ममालिक और उनके अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। We thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. It's great that a democratic country is supposed to recognize the verdict of the people, and Mr. Narendra Modi has done this. We thank him. We hope that the relationship between two neighboring countries and the people of these two countries will be strengthened. बांग्लादेश के मुतवक्किल वज़ीर आज़म तारिक रहमान की ज़िंदगी पर डालते हैं एक नज़र। 20 नवंबर 1967 को ढाका में पैदा हुए। बांग्लादेश से 17 साल जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। जिला वतनी के दौरान लंदन में मुक़ीम रहे। साबिक़ सदर ज़ियाउर रहमान और साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के साहिबजादे हैं। छोटी उम्र से पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। विरासत में उन्हें सियासत मिली है। मंशूर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया। ख़ारजा पॉलिसी में इस्लाहात पर जोर दिया। मकसद मुल्क को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। 2001 में पार्टी के सीनियर ओहदों पर सरगर्म रहे। 2009 में BNP के सीनियर नायब सदर बने। 2018 में पार्टी के कायम मकाम सदर लंदन से पार्टी की सरगर्मियों का इंतज़ाम संभाला। 2004 में ट्रक हथियार के केस का सामना किया। उम्र कैद की सज़ा पाई। अगस्त 2004 में ग्रेनेड हमले के मुलजिम करार दिए गए। शेख हसीना पर हमला केस में उम्र कैद, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कसूरवार पाए गए। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में मुनक़दा कर्म योग फॉर एम्पावर्ड भारत मुहिम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो बरसों से तंजीम के नज़्म ज़ब्त
और कर्म योग के जज्बे को देख रही हैं और इससे मुतासिर हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि मुसलसल मश्क के जरिए जहन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो इंसान को हालात से ऊपर उठकर दानिशमंदाना फैसले करने के काबिल बनाता है। मैं अनेक वर्षों से ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्य को देख रही हूँ। उनके अनुशासन, कार्य शैली और कर्मयोग को फॉलो करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा देता है, जिसके निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे व्यक्ति मन और बुद्धि का उपयोग अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठकर पूर्णतः विवेकशील रूप से कर पाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए न सिर्फ एक मजबूत मईशत बल्कि सेहतमंद, तालीम याफ्ता और बाखबर शहरियों का होना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की मतवाज़न और हमगीर तरक्की के लिए मादी तरक्की के साथ साथ अखलाकियात और रूहानियत का इम्तिजाज भी ज़रूरी है। हमने अपने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीतिक स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वस्थ, शिक्षित तथा जिम्मेदार नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी देश के संतुलित और समग्र विकास के लिए भौतिक प्रगति में नैतिकता और आध्यात्मिकता के समायोजन अत्यंत आवश्यक है। मगरबी बंगाल में SIR के अमल को लेकर इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दिल्ली तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के सामने पेश होकर वजाहत देने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया है कि 5 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बार बार याद दहानी की गई, लेकिन फिर भी हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। इसलिए अब चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगी। नंदिनी चक्रवर्ती कल दिल्ली के लिए रवाना होंगी। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो की सुनहरी तारीख और आवाम तक उसकी रसाई को याद किया। उन्होंने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपना रेडियो तजर्बा भी शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, रेडियो का आलमी दिन उस मीडियम का जश्न मनाने का दिन है जो दूर दराज के देहातों से शोर शराबे वाले शहरों तक लोगों की भरोसेमंद आवाज़ है। सालों से रेडियो ने बर वक्त मालूमात फराहम की है, टैलेंट को परवान चढ़ाया और तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की है। ये दिन उन तमाम लोगों की काविशों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है जो इस बावकार तजर्बे से वाबस्ता हैं। हमारे लोगों की समाजी ताकत को उजागर करने के लिए रेडियो का इस माह का प्रोग्राम 22 फरवरी इतवार को नशर किया जाएगा। प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, आज रेडियो का आलमी दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि रेडियो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये एतमाद की एक लहर है जो दिलों को जोड़ती है। रेडियो के आलमी दिन पर कौम के नाम अपने पैगाम में इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत एल मुरुगन ने कहा कि रेडियो ने हुकूमत और उसके शहरियों के दरमियान पुल का काम किया है। The radio, whether it is an FM radio, whether it is an Akashvani, whether it is an community radio, the radio is giving priority to the people's life. Once the Akashvani played to a medium to connect to the citizen with the government or with the concerned people content. So nowadays the content is, whether it is in satellite, whether it is in digital, whether it is in radio, so but whether it is in print, but the radio has a special place. So we are all celebrating the radio day. हर साल 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मवासलात की ताकत ही सबसे बड़ी है। रेडियो ने सरहदों को अबूर किया, ज़बानें जोड़ी और दुनिया को एक आलमी गांव में तब्दील कर दिया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इस तेज़ रफ्तार दौर में भी जहां खबरें पलक झपकते स्क्रीन पर पहुंच जाती हैं, रेडियो अपनी सादगी, भरोसे और वसी रसाई की वजह से आज भी लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। देखिए ये रिपोर्ट। रेडियो का आलमी दिन
हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस ताकतवर मीडियम की ताकत, मालूमात को फैलाने में इसके तारीखी किरदार और माशरे को जोड़ने की इसकी मुनफरिद सलाहियत को उजागर करता है। रेडियो सिर्फ एक नशरियाती टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एतमाद, मकालमे और कम्युनिटी की मशगूलियत का एक अहम जरिया है। मीडिया के बदलते हुए मंजरनामे के बावजूद रेडियो ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी है और नई तकनीक को भी अपनाया है। रेडियो लोगों तक आसानी से पहुंचता है, यहाँ तक कि महदूद वसाइल वाले इलाकों में और बिजली या इंटरनेट की कमी जहाँ है वहाँ भी। आफात, वबा या बहरान के वक्त रेडियो लोगों की रहनुमाई के लिए बरवक्त और दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। यही वजह है कि रेडियो देही हिंदुस्तान से लेकर शहरी नौजवानों तक हर एक के लिए काम की चीज़ है। रेडियो है वो हमारे दोस्त जैसा है। मैं कहूँ अकेलेपन में अगर हम बैठे हैं और अगर रेडियो को सुन रहे हैं तो जो हमें आत्मीयता रेडियो से मिलती है वो शायद ही हमें किसी स्मार्टफोन से या टेलीविजन से मिलती है। क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी हमारे आकाशवाणी की है वो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म की है। रेडियो पे हमें मौका मिलता है कि वो बोले तो वो बहुत खुश होते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी आकाशवाणी में बोलेंगे। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है आकाशवाणी जितना कि पहले था। देहाती इलाकों में रेडियो न सिर्फ तफरी का जरिया है बल्कि इल्म और आगाही का जरिया भी है। एक दही सुनने वाला ये बताता है कि वो ज़रूरी प्रोग्रामों, मौसम की मालूमात और सरकारी स्कीमों से मुतालिक मालूमात रेडियो के जरिए ही आसानी से हासिल कर लेता है, जिससे काश्तकारी और रोजमर्रा की जिंदगी में मदद मिलती है। रेडियो में बहुत सारे समाचार, आसपास के समाचार आते हैं, कृषि के बारे में आते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में आता है। रेडियो के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त होता है। सामाईन का ख्याल है कि रेडियो का इंसानी लम्स उसे दूसरे जराए से अलग करता है। आवाज के जरिए पैदा होने वाला जज्बाती ताल्लुक सामाईन को रेडियो से मुंसलिक रखता है। वो सारे सुहाने पल संजोए हुए हैं दिमाग में। वो चंचल हर्ष की आवाज मीडियम में 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ष में ये आकाशवाणी का बीकानेर केंद्र है। वो ऑल इंडिया उर्दू रेडियो मजलिस, वो शिलोंग से बिना का, बहुत सी चीजें याद है जहन में। रेडियो का आज भी मेरे ख्याल से टीवी में मुकाबला नहीं कर सकता। हम लाइव देखते हैं। मेरे को रेडियो की बहुत याद आती है, क्योंकि अब युग बदल गया, टीवी मोबाइल में आ गए लोग, लेकिन रेडियो का तो मजा ही अलग था। इंसानी तहजीब की तारीख में कुछ इजादात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो वक्त के दिल की धड़कन बन जाती हैं। रेडियो एक ऐसे ही मीडियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक़दा अदबी फेस्ट में आज सूफ़ी और भक्ति रिवायत की एक बेहद दिलकश झलक देखने को मिली। कहत कबीर के उन्वान से पेश किए गए इस खुसूसी प्रोग्राम में कबीर के दोहों और अमीर खुसरो के कलाम को मौसीकी और दास्तानगोई के अंदाज में पेश किया गया। मारूफ दास्तानगो सैयद साहिल आगा ने अपने पुरअसर बयान के ज़रिए कबीर और अमीर खुसरो के पैगाम मोहब्बत को नई नस्ल तक पहुँचाया, जबकि मुमताज़ गुलकारा नीता पांडे ने भक्ति और सूफ़ी रंग में डूबे नग़मों से समा बांध दिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को अदब, मौसीकी और हमारी मुश्तरका तहजीबी विरासत से जोड़ना था। कबीर की बेबाक आवाज़ और अमीर खुसरो की सूफियाना मिठास के ज़रिए अमन, रवादारी और इंसानियत का पैगाम आम लोगों तक पहुँचाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्टेज पर दो अजीम अदबी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ये पैगाम गूंजा कि हकीकी तरक्की मोहब्बत, भाईचारे और सकाफ़ती हम आहंगी में ही शामिल है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। साइबर सिटी गुरुग्राम में देही रिवायात, लोक फ़नून और ख़वातीन की कारोबारी शख्सियात का एक रंगारंग जश्न सरस आजीविका मेला 2026 का इफ्तिताह हुआ। 10 से 26 फरवरी तक चलने वाला ये मेला मिनी इंडिया की एक शानदार झलक पेश करता है। इस आजीविका मेले में मुल्क भर से 900 से ज़्यादा लखपति दीदियाँ हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथी धीरज कुमार ने जॉइंट सेक्रेटरी देही तरक्की की वजारत स्वाति शर्मा से चौथे सरस मेले की खुसूसियात पर बातचीत की। गुरुग्राम में 10 फरवरी से सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले के जरिए किस तरीके से लखपति दीदी यहाँ पहुँच रही है और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ
ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा मौजूद हैं। मैडम, ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का मकसद क्या है? 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि 2 करोड़ दीदियां लखपति बनाई जाएं। अगले साल जब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें बहुत सशक्त होकर काम करने लगा तो ये टारगेट हमारा बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। और उसका पर्पज़ ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ महिलाओं की जो मार्केटिंग की व्यवस्था है सिर्फ उन्हीं को ना करें, आप इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलप कैसे कर सकते हैं, आप महिला सशक्तिकरण के लिए उनके बैंक लिंकेजेस पे कैसे अच्छे काम कर सकते हैं, उनकी उद्यमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पर क्या काम कर सकते हैं, उस पर काम करिए। तो जो सरस मेलों का आयोजन हालांकि बहुत सालों से हो रहा है, बट अब जो सरस मेला हम सरस का जो गुरुग्राम में लेकर आ रहे हैं उसमें काफ़ी नए आयाम इसीलिए हैं क्योंकि जब हम लोगों को लखपति दीदियों के बारे में बताते हैं तो हम ये आशा रखते हैं कि न केवल वो आकर जो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और जो फूड प्रोडक्ट के स्टॉल्स हैं उनको देखें, बल्कि जो हमारी लखपति दीदियों का जो अनुभव है और जो उनकी जर्नी है लखपति दीदी बनने की उसको भी समझें। लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लेके वो आएंगे और कैसे ये जो स्टॉल है वो सजेगा। 10 फरवरी से लेके यानी आज से लेके 26 फरवरी तक 450 स्टॉल्स हैं जो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं वो हमारे साथ आ रही हैं। लखपति दीदियां इसमें होंगी, जो सारी लखपति दीदियां इसको मैनेज करेंगी। ये चौथा आयोजन है, तो आप कैसे कहेंगे कि महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है या महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है? विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, भारत सरकार में सभी मंत्रालय उसमें साथ मिलकर कार्य कर रही हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लखपति दीदियों का और जो स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदियां हैं उन सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन महिलाओं के लिए, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो कि इस दौर में नहीं पहुंची हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है हमारा, उसमें 10 करोड़ दीदियां हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं। 3 करोड़ हैं जिसके बिल्कुल हम लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं कि वो लखपति दीदी बन रही हैं। जो बाकी महिलाएं हैं उसमें मुझे बताते बहुत खुशी होती है कि करीब 4.5 से अधिक महिलाएं हैं जो महिला किसान हैं। हमारे 81 लाख से ज़्यादा एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि अपना एंटरप्राइज चला रही हैं दीदियाँ। तो बाकी दीदियाँ जो हैं वो सभी उसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, उसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के दायरे में हैं और धीरे धीरे सारी दीदियाँ लखपति दीदी बनने की कगार की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, गुरुग्राम। आप भी हर माह बिजली के बढ़ते हुए बिलों और बिजली की कटौती से अगर परेशान हैं तो मरकजी हुकूमत की PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी एजाज से कम नहीं है। इस स्कीम के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं। फरवरी 2024 में शुरू की गई ये स्कीम तेज़ी से मकबूल हो रही है और लोगों की बढ़ती हुई तादाद अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगा रही है। हमवतनों को साफ सुथरी और सस्ती तवानाई फराहम करने के मकसद के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का आगाज किया। ये स्कीम अहल इस्तिफादा कुनंदगान को उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब की सहूलत फराहम करते हुए मुफ्त बिजली फराहम करती है। दुनिया के इस सबसे बड़े घरेलू छत पर सोलर इक़दाम के तहत हुकूमत का मकसद मार्च 2027 तक 10 मिलियन से ज्यादा घरों को शमसी तवानाई फराहम करना है। स्कीम के आगाज से लेकर अब तक के आददोशुमार को देखते हुए इसके हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। PM सूर्यघर योजना के तहत 60,39,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 23,37,000 से ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं जो 29,11,000 से ज्यादा घरों का अहाता करते हैं। ये स्कीम 8,582 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करती है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत तकरीबन 16,565 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। गुजरात में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सूरत समेत पूरे जुनूबी गुजरात में 98,000 से ज्यादा लोगों के घरों और दफातर में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
और तकरीबन 93,000 लोगों ने सब्सिडी से फायदा उठाया है। बेदारी और स्कीम को फरोग देने के लिए सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर और इसके मुख्तलिफ दफातर में शमसी छतों की तंसीबात के जरिए काबिल तजदीद तवानाई भी पैदा की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस स्कीम के लिए काफी सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी मदद से आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं और बाकी बिजली बेचकर पैसे कमा सकते हैं। शमसी पैनल की तंसीब की लागत के बाद मरकजी हुकूमत सब्सिडी बराह रास्त सारिफ के खाते में जमा कराती है। जो योजनाएं सरकार की होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योजना में से एक कह सकता हूँ, क्योंकि इसका लाभ जो है वो छोटे से छोटे आदमी को भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जिससे पूरा बिजली का बिल जो है वो कम से कम होता है। 1 किलोवाट पे हमको करीबन 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे हमें मिलता है। इस योजना के तहत मैंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाई हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे बिजली बनती है, जो घर में जितनी बिजली का जो उपयोग होता है उससे बिजली बचती है, तो वो बिजली विभाग में जाती है, फिर उसका मुझे पैसा मिलता है बिजली विभाग से, इसलिए मुझे आमदनी भी हो रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शमसी छत की स्कीम को गुजरात के महिसागर जिले में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग अब बिजली के सार्फिन के बजाय प्रोड्यूसर बन रहे हैं। इस जिले में अब तक कुल 2,474 घरों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और कुल 13,518,747,000 लोगों ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा की है। जो गरीब लोग हैं, जिसको ज्यादा बिल आ रहा है, उसको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। वो सोलर पैनल 1 किलो की लगाएंगे तो उसकी सब्सिडी उसमें 30,000 की मिलेंगी। हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 3200 ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें से 2500 जगह पे हमने इसका लाभ दे दिया है। बिजली के बिल में भारी बचत और दूसरी तरफ हुकूमत के बढ़ावा देने की वजह से गुजरात के लोगों का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच हुकूमत की ये स्कीम उनके लिए काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।